आगे तीसरा चौथा नंबर का बिगेस्ट अटैक अपने शासन पे हो रहा है, साइलेंस। हमारी लड़की किसी मुसलमान के साथ भग जाए फिर भी आचार्य और सज्जन मौन है। कोई तीर्थ विधर्मी उठा जाए, अपनी प्रतिमा उठाकर किसी और की प्रतिमा रख दे, फिर भी हमारे आचार्य और हमारे साधु और हमारे सज्जनों, हमारे श्रेष्ठीवरों, हमारे दानवीरों सब चुप है। हमारे वहां अब लाइव कॉन्सर्ट होने लगे, बराबर। पश्चिमीकरण, पूरे भक्ति का पश्चिमीकरण हो गया। एक बाजू हमारे चंद्रशेखर महाराज बोलते कि पश्चिमीकरण नहीं होना चाहिए, और आज वही सिंगर बहुत बड़े पैमाने पे लाइव कॉन्सर्ट, सिंफनी, क्या बोलते हैं ये शब्द मूलभूत किसके है मुझे बताइए, मुझे बताइए भरत भाई, सिंफनी शब्द मूलभूत कहां का है, लाइव कॉन्सर्ट मूलभूत शब्द कहां का है। आपने क्या किया मालूम है, मोर को कौए के पंख पहनाकर मोर को कौआ बनाने का काम कर दिया। हमने जिन शासन की भक्ति, जो भक्ति पे कितना भी क्रोध हो वो शांत हो जाए, कितना भी मलिन भाव हो तो वो धुल जाए, अश्रु धारा बहने के साथ साथ हमारे दोष और हमारे पाप धुल जाए, ऐसी भक्ति की गरिमापूर्ण भक्ति का धजिया उड़ाने का काम शुरू कर दिया। और जब हमारे जैसे साधु बोलते हैं ना तो वो संगीतकार हमारी मजाक उड़ाते हैं, वो बोलते हैं ये साधु हमारे विरोधी। विरोधी नहीं है भाई, देखो एक बात याद रखना, मैं यहां किसी भी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूं, मैं यहां किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूं, पर उनके विचार और उनके आचार का विरोधी हूं। व्यक्ति का विरोधी तो कोई जिन शासन का हो ही नहीं सकता। हमारा विरोध आपके आचरण पे, हमारे आपके विचार पे है, उसको आप बदलिए। लाइव कॉन्सर्ट जब शुरू होता है, और सही बताओ ये संगीतकार जब आते हैं ना लाखों रुपए का चार्ज करते हैं। हमारा संघ का बच्चा जब गाता है ना, शायद हो सकता हो कि वो बड़े संगीतकारों की तरह नहीं गा पाता होगा, शायद हो सकता है जब वो नेम 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 जब करता है तब हम झूमने लगते हैं, बराबर। और हमारा शायद वो ताल नहीं मिला पाता होगा, हमारा संघ का मंडल का युवान शायद उसकी तरह आपको झिला नहीं पाता होगा, शायद हो सकता है कि वो जितना अच्छा गाते उतना नहीं अच्छा गाता है। पर सही बताऊं ना, असरकारक संगीत अगर हमारे संघ का कोई मंडल का युवान जब कोई एक भक्ति गीत लेता है ना, तो सही में भाव विभोर बनने का मन इसलिए होता है उसके पास इमोशनल नहीं, वो प्रोफेशनल है। मेरा संघ का युवान इमोशनल है, वहां पे पैसा बोलता है, यहां पे भाव बोलता है। हमारे संघ के युवानों को हम बढ़ावा नहीं देते, लाखों रुपए का खर्च करके संगीतकार लाइए, वीवीआईपी ट्रीटमेंट दीजिए, आने जाने का फ्लाइट की टिकट देने का, और वापस सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है मालूम है, उन लोगों को हमारा समाज शासन प्रेमी, शासन रागी, शासन के सुभट उस रूप से उनको बिरदाता है। जो पैसा लेता है उसको तुम शासन रागी मानते हो, है? मुझे बताइए, मुझे आज क्लियर करिए ये मैटर। जो पैसा लेता है, जो संघ के साधारण खाता की परवाह नहीं करता, जो हमारे श्रेष्ठी की पैसे की परिस्थिति की परवाह नहीं करता, माना कि आप प्रोफेशनल हो तो आप प्रोफेशनल तरीके से ही पेश आइए। आप फिर अपने आप को, और एक भी संगीतकार का कभी ये वीडियो आपने देखा कि भाई हम हमारी भक्ति को बेच रहे हैं? आपको पता है कभी कभी मेरे गुरुदेव की पीठिका का डेकोरेशन करने एक आता है, सुरेश मांडवकर उसका नाम है, रत्न सुंदर महाराज की सबकी पीठिका का डेकोरेशन करने आता है, बहुत अच्छा महाराष्ट्रीन है। जब उसने पहली बार काम किया ना, तब मैंने उसको बोला कि तेरा प्रचार हो, उसके लिए तेरा बैनर लगा। तब उसने क्या बोला कि साहिब जी मैंने मेरी कला को बेच दी, अब मेरा अधिकार नहीं है कि मैं मेरे प्रचार के लिए नाम लगाऊं। एक गरीब और एक महाराष्ट्रीन को भी ये समझ है, आप अपने भक्ति को बेच रहे हो, आप अपनी भक्ति को प्रोफेशनल तरीके से आप ट्रीट कर रहे हो, तो फिर अपने आप को शासन रागी और शासन प्रेमी बताने की कोई अधिकार आपको नहीं है। हमारा शासन रागी और शासन प्रेमी कोई है तो निशुल्क निस्वार्थ भाव से हमारे संघ के मंडल जब भक्ति कराते हैं ना, वो सही मायने में शासन रागी है। उनमें मुझे शासन राग दिखता है, इन लोगों में नहीं दिखता है। बहुत बढ़ावा मत दीजिए सिंगरों को, बहुत बढ़ावा मत दीजिए। ये जब होता है परेल संघ में हमारा चातुर्मास था, पूरी की पूरी शिविर, एक भी संगीतकार को नहीं बुलाया हमने, संघ के युवान को। बोले 2 गीत आते, कोई बात नहीं 2 गीत गाओ, मुझे चलेगा, क्योंकि मुझे भाषा पे बहुत महत्व नहीं है, आप क्या शब्द बोलते हैं महत्व नहीं है, आपका जो भाव बोलता है ना वो मुझे चाहिए। और जो भाव से गाते हैं, नाभि से आवाज निकलता, और मुझे इतना आनंद आता, क्योंकि वो जो गाता था ना उसके एक एक सुर में शासन राग का सुर सुनाई देता है मुझे। तो ये सब में सब चुप है। हमारे शासन पे कितने सारे अटैक हो रहे हैं। कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर, अंदर जाइए जैन प्रतिमा मिलेगी। पावागढ़ में जाइए, महाकाली का मंदिर है, वहां पे जहां लोग चप्पल और बूट उतारते हैं वहां पे जिन प्रतिमा कोतरी हुई है। कितने मंदिर खंडर हालत में है।
कितने मंदिर पे ऐसे अटैक हो रहे हैं कि जिसकी हम कोई सीमा नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। और ये सारी की सारी चीज पे हमारे आचार्य, हमारे श्रेष्ठीवर्य, हमारे सभी श्रावक चुप है। इसलिए कहने का मन होता है कि एक दुर्जन चिल्लाए ना और एक दुर्जनता फैलाए ना, वो जितनी खतरनाक नहीं होती उतना खतरनाक एक सज्जन का मौन होता है। जहां मौन टूटना चाहिए, आवाज उठना चाहिए। आज हमारी लड़कियां मुसलमानों के साथ भग जाती है। शालिनी को अपने माँ बाप ने क्या करने भेजा था? शालिनी केरला स्टोरी देखी कि नहीं देखी? शालिनी को माँ बाप ने क्या करने भेजा था? पढ़ने बैठा था। शालिनी कन्वर्ट क्यों हुई? मूलभूत क्या था? क्योंकि वो अपने धर्म से प्रभावित नहीं थी, अपने धर्म के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखती थी, बराबर। और सामने वाले ने मैन्युपुलेट करके, ब्रेन वॉश करके पूरा उठा लिया। और जब उसके साथ जब कुछ घटनाएं घटी, वो आपने देखा हुआ है, मैंने तो सिर्फ सुना हुआ है, आपने तो देखा हुआ है। और वो सारी स्टोरी कोई पिक्चर की, मूवी की स्टोरी नहीं है, पर क्या है मालूम है? रियल स्टोरी पे आधारित है। ऐसी कितनी लड़कियां चली गई, बराबर। और आज हमारे जैन धर्म की जब एक लड़की जाती है ना, तब कभी कभी लगता है कि ये प्रतिष्ठाएं हमारा कल्याण नहीं करेगी, ये बड़ी बड़ी महंगी पत्रिकाएं, बड़े बड़े जिम्मेवार हमारा कल्याण नहीं करेंगे। और हमारे सज्जन, हमारे श्रेष्ठीवर इसके लिए बोलेंगे। क्या हमारे पास इसके लिए कोई प्लानिंग है? क्या हमारे पास इसकी सुरक्षा के लिए कोई ऐसे कैंप है? क्या इसको, अपनी लड़कियों को अपने धर्म में दृढ़ बनाने के लिए कोई ऐसा सेमिनार के, कोई ऐसा सेशन होता है क्या? कोई प्लानिंग हमारे पास नहीं है। ब्लाइंडली हम फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली। बस एक गधों की तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी ने आगे पीछे देखा नहीं कि आगे खड्डा है, गिर जाएंगे। बस एक चला और चल दिए अपने। मैं कुछ घटनाएं आपको शेयर करना चाहता हूं। एक मुनि भगवंत स्थानक भाई संप्रदाय के, मैं नाम जाहिर नहीं करूंगा, मेरी मर्यादा है। उनकी भतीजी की शादी हुई, शादी तय हो चुकी थी, सगाई हो गई। सगाई होने के बाद शादी का 1 महीना बाकी था। शादी का 1 महीना बाकी था, तब यह समय आया, शादी का 1 महीना बाकी था। अपनी फ्रेंड के घर पे 2 दिन रुकने जा रही हूं ऐसा बोलकर वो लड़की चली गई, फिर वापस ही नहीं लौटी। तीसरे दिन जब फोन किया तो उसकी फ्रेंड ने बोला कि मेरे पास तो आई ही नहीं है, मेरे पास नहीं आई हो, क्या बात करते हो? अब सामने इज्जत का सवाल, लड़की का क्या हुआ वो चिंता। पूरा परिवार 1.5-2 दिन तक ढूंढता रहा। और जब सामने उसके घर के सामने झोपड़पट्टी थी, वहां पे एक विधर्मी परिवार रहता था। समझ सकते हो विधर्मी क्या? विधर्मी परिवार रहता था। उसके लड़के के साथ उसने शादी रचा ली 6 महीने पहले। कायदा कानून अब कुछ नहीं कर सकता, कानून अब उसको प्रोटेक्ट करता है, बराबर। 6 महीना हो जाए फिर बाद में कानून उसको प्रोटेक्ट करता है, माँ बाप का कुछ नहीं कर सकता। और आश्चर्य की बात यह थी कि वो लड़की जिस लड़के के प्यार में पड़ी थी, वो लड़का रोज मांस मटन काट के बेचता था। आज समझ सकते हो, लड़के ने जब प्यार हुआ तब सारे प्रॉमिस दिए थे, मैं तेरे को ये नहीं कराऊंगा, तू आजा मेरे साथ, शादी कर लूंगा, उसके बाद ये मांस मटन का बिजनेस में छोड़ दूंगा, अपने दूर रहने चले जाएंगे, तू जो बोलेगी वो मैं करूंगा। शादी के बाद वो लड़की वहां गई, ये सत्य घटना है। वहां जाने के बाद तीसरे दिन उसके पति ने बोला चल दुकान पे बैठ और मांस काट और बेच। जिसने आलू प्याज नहीं काटा, जिसने 5 तिथि लीलोत्री का त्याग किया है, 5 तिथि लीलोत्री को भी नहीं काटा, आज उसको मांस काटने की नौबत आ गई। उसका दिमाग हिल गया। अब पता चला उसको कि उसके साथ बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। और बाद में बोल दिया कि अब चल काम पे लग। अब वहां पे गई और इतनी दुर्गंध मारे, मक्खियां भुन 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 कर रही है, ये पूरा मांस लटका हुआ है, उसको पकड़ के उसका टुकड़े करके 500 ग्राम 250 ग्राम 1 किलो तोलना, उससे हुआ नहीं। आश्चर्य की बात यह है वो लड़की ने वहां पे फांसी खा के सुसाइड कर लिया। जब ये सुसाइड होता है ना, तब में लगता है कि हमारा मौन हमको कितना भारी पड़ रहा है। हमारा मौन और हमारी दिशा विहीन जो अनुष्ठान, जो महोत्सव हो रहे हैं, वो सारे के सारे ऐसी चीज में इतने कोई जगह पर बेदरकार और लापरवाह हो रहे हैं। ऐसी एक लड़की नहीं, मैसूर की लड़की, एक मुसलमान आदमी भगा के ले गया तब तक तो समझ में आता है। आज भी मैसूर की उस मच्छी मार्केट में वो जैन की लड़की मच्छी बेच रही है। प्रूफ चाहिए तो मैं पर्सनल में आपको दूंगा, प्रूफ चाहिए तो मैं दूंगा आपको। ऐसा मत समझना कि मैं प्रूफ बिगर बात कर रहा हूं।
ऐसी लड़की जब हमारे वहां से निकल जाती है, सबसे बड़ी कमी क्या? एक, आपने उसको धर्म के संस्कार देने में कई कमी महसूस करी, और दो, बाप कमाने में पड़ा रहा, मां पंचायती में रही, अपनी बेटी क्या कर रही है, किधर जा रही है, किसको मिल रही है, उसकी कोई भी प्रकार की तस्दी यहां नहीं ली। ये तुम्हारी प्रतिष्ठा और उपास से धरे के धरे रह जाएंगे। तुम्हारा महोत्सव धरा का धरा रह जाएगा। तुम्हारे जिमनवार की 50-50 आइटम धरी की धरी रह जाएगी। आज ऐसा मत समझना कि बाजू वाले के घर पे हुआ है, आज कल तुम्हारे घर पे भी ये अटैक आ सकता है। ये चुप रहना मुश्किल है, चुप मत रहो। जहां कुछ गलत हो चिल्लाने का साहस रखो। ऐसे समय पे मुझे चंद्रशेखर विजय जी महाराज याद आते हैं। वी मिस यू चंद्रशेखर विजय जी महाराज, जो उनकी छटा थी शासन पे, राष्ट्र पे, जीवों पे, किसानों पे, कहीं पे भी कोई भी अटैक आता, आचार्य भगवान कूद पड़ते। तीर्थ रक्षा की बात हो, कोई भी बात हो, आचार्य उपन्यासी महाराज कूद पड़ते, बिना सोचे कूद पड़ते। क्या शासन राज था चंद्रशेखर महाराज का? आपको क्या पता? आप तो ये व्याख्यान सुन के सीधा अल्पाहार लेके निकल जाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि क्या शासन राग। जब शरीर और शासन दोनों सामने हो ना, तब पता चलता है कि अपना राग किससे, शरीर के तरफ के शासन के तरफ। उपन्यासी महाराज चंद्रशेखर हर्पीस हुआ। हर्पीस समझते हो? यहां पे भयंकर पीड़ा, हर्पीस जो स्किन का डिसीज है, जिसको हुआ है उसको पता है। धक धकता लाल चोल कोलसा कोयला, अपने चमड़ी को चोटा दो ना, और जो पीड़ा हो ना, वो पीड़ा प्रतिपल उनको होती है, जिसको हर्पीस होता है। और उपन्यासी महाराज का शरीर थोड़ा वीक, थोड़ा कोमल, नहीं सहन कर पा रहे। वो बोलते मुझे स्तवन सुनाइए, मुझे स्वाध्याय सुनाइए, मुझे ये सुनाइए, मुझे शांत सुदरस की भावना सुनाइए, मेरी समाधि टिकनी चाहिए। इतनी पीड़ा, रात को नींद ना आए, न खा सके, न ढंग से पानी वापर सके, न गोचरी वापर सके। ऐसे दरमियान में रामचंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब के समुदाय के एक आचार्य भगवंत कीर्ति यश सुरीश्वर जी महाराज, जिनकी एक तो अलग समुदाय के और जिनकी मान्यता विशेष प्रकार से अलग है, और खास तौर पे उनके तपोवन के लिए, वो आचार्य भगवंत समाचार मिले कि पन्यासी चंद्रशेखर विजय जी महाराज को हर्पीस हुआ है और बहुत पीड़ा है। और उस समय साबरमती से विहार करके तपोवन आए। मुनि भगवान ने आचार्य भगवान को आते देखा, साहेब जी कीर्ति सुरेश्वर जी महाराज साहब पधारे, क्या बात करता है, क्यों अचानक? नहीं पता। और अभी तो कुछ सोचे समझे और पाठ पे से, अपने आसन पे से खड़े हुए था, तो आचार्य भगवान मथेर वंदामी, कीर्ति सूरी महाराज आप पधारे? हाँ महाराज साहब, समाचार सुना था कि आपको हर्पीस हुआ है, बहुत पीड़ा हो रही है, मन हुआ कि थोड़ा वंदन कर लूं और साता पूछने आया हूं। आप मुझे साता पूछने आए हो? आप मानोगे नहीं, जिसको हर्पीस की पीड़ा असह्य थी, प्रतिदिन इतनी मन में व्यथा और पीड़ा उनको अंदर से हो रही थी कि ये पीड़ा कब जाएगी। उस समय चंद्रशेखर महाराज चिल्ला के बोले, प्रभु अगर तो कीर्ति सूरी महाराज जो मुझे साता पूछने आते हो और मुझे वंदन करने आते हो, तो ये हर्पीस और हो, और ज्यादा हर्पीस हो, प्रतिवर्ष हर्पीस हो। हर्पीस हुआ तो आचार्य भगवान कीर्ति सूरी जी आए, बैठेंगे, शासन के लिए चर्चा करेंगे, संघ एकता की कुछ विचारणा करेंगे। अगर संघ एकता की बात आती हो तो ऐसा हर्पीस प्रतिवर्ष मुझे मंजूर है। अब सोच सकते हो, ये शासन राग शरीर को भी साइड में कर दे, 2 घंटा चर्चा करी, बोला कि बोलो कीर्ति सूरी महाराज कब एक होना है, अपने को कब एक होना है। अब संघ एकता का अब एक ऐसा बड़ा संकनाद कर दीजिए, बहुत हो गया बंटवारा, बहुत हो गई भेदभाव, बड़े कुछ हो नहीं सका। पर ऐसे चंद्रशेखर विजय जी महाराज ऐसे महात्मा थे, जब भी शासन में कभी भी आंच आई ना, सबसे पहला आवाज उनका उठता था। अंतरिक्ष जी की बात हो, समय शिखर की बात हो, हमारे युवा धन को व्यसनों से मुक्त करने की बात हो, किसानों पे ये जो टैक्स लगा रहे थे, या राष्ट्र की बात हो, किसानों की बात हो। आपको मालूम है, आप तो साइकिल पे भी ब्रेक लगा नहीं सको, इतने कमजोर हो। वो तो पूरे बुलेट ट्रेन की चेन खींच डाल देते कि नहीं। भुवन भानुनगर अहमदाबाद प्रतिष्ठा का माहौल, 25,000 की मेदनी, शंकर सिंह वाघेला गुजरात के सीएम, और उन्होंने अहिंसा धर्म की बात करते हुए माइक में ऐसा बोला कि मैंने 4 इंच से अंडा खाया तो नहीं है, पर अंडे को सूंघा भी नहीं है। और यहां चंद्रशेखर महाराज यूं देख रहे, पूरी साधु और आचार्य भगवान की पैनल, और साहेब जी यूं यूं कर रहे हैं। और जैसे ही बोला शंकर सिंह भाई, हाँ तुम्हें एक सीएम की स्पीच को बीच में रोकना, अब समझ सकते हो क्या डेयरिंग होगा।
शंकर सिंह भाई, एक मिनट मने सामरो तुम्हें, मुझे सुनो। आप अंडा सूंघो या ना सूंघो, उसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। पर गोवंश हत्या प्रतिबंध का कायदा होने के बाद भी आपके ये जो ऑफिसर, आपके सरकारी आदमी जो लांच लेकर और गोवंश को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मारने के लिए, उसको आप रोकिए। मेरा दिल जलता है, खाना नहीं हजम होता है, गले से निवाला नहीं उतरता है जी। और उस समय शंकर सिंह भाई वाघेला इतने सरल सीएम, जी साहेब जी, अभी मैं गांधीनगर जा रहा हूं और इस पे आपकी बात और आपकी पीड़ा को मैं व्यक्त करूंगा और इसमें जो भी उचित लगे वैसा मेरे हर प्रयास इस कानून को मैं एकदम जारी करने की कोशिश करूंगा। आप समझ सकते हो, चंद्रशेखर महाराज जैसे महात्मा के अब बहुत ज़्यादा जरूर है। हमारे समुदाय के नहीं है पर मेरे शासन के हैं ना, इसलिए मैं हमेशा जब भी ये शासन में कुछ होता है ना, तब चंद्रशेखर महाराज, भले वो प्रेमसूरी महाराज के शिष्य थे, भून भानुसूरी समुदाय के थे, पर उन्होंने एक भी काम समुदाय के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, पर पूरे शासन के लिए किया। वो महापुरुष को अगर किसी भून भानुसूरी समुदाय से अगर पहचाना जाए तो उनकी पहचान को आपने सीमित कर दी। ये कोई समुदाय की नहीं है, शासन के महापुरुष है। ऐसे पन्यास जी चंद्रशेखर महाराज को मैं जब याद करता हूं, आज वो महापुरुष हमारे बीच में नहीं है, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव आप जहां भी दुनिया में कहीं भी हो, आज हम सब ये चर्चा करने बैठे हैं ना, कहीं पे भी ऐसी खुमारी देना, ऐसा केसरिया रंग हमारे आत्मा में लगाना, हमारे सर्वस्व तन मन धन में लगाना कि जब भी शासन पे कुछ आंच आए तो हम बिना सोचे कूद पड़े शासन की रक्षा के लिए। ये 4 बिगेस्ट अटैक हमने ये देखे और हमारे शासन को खोखला बना रहे।